प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की थर्मोडायनेमिक्स और आज हमारा 7th लेक्चर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम करने वाले हैं, कार्नोट थ्योरम। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव दी कार्नोट थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं कार्नोट थ्योरम की डिटेल स्टडी। और इसके लिए आप अपने पेन, पेंसिल और रजिस्टर लेकर के बैठिए, अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। कार्नोट थ्योरम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद हम उसे प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट। आपने पिछले लेक्चर्स में हमारे 4th, 5th, 6th लेक्चर में पढ़ा था कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में और उसकी एफिशिएंसी को भी डिराइव किया। आपने देखा कि जो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। और किसी भी ये थ्योरम ये कहती है कि अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है और कोई कार्नोट इंजन उसमें वर्क कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी किसी भी दूसरे इंजन से ज़्यादा होती है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन working between given source and sink is maximum and it does not depend। ये जो एफिशिएंसी है ये भी हमने पीछे देखा था, वो यहां पर भी वो लाइन ऐड कर दे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। प्यारे बच्चों, इसी स्टेटमेंट को आप और तरीके से भी कह सकते हैं, मतलब तो उसका भी यही निकलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी इंजन जो गिवन सोर्स और सिंक के बीच में काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि दूसरी स्टेटमेंट आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नो इंजन, कोई भी सोर्स एंड सिंक इज मोर एफिशिएंट देन नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। चाहे आप इस तरह से स्टेटमेंट दे दीजिए, चाहे इस तरह दे दीजिए। एक और भी बात प्यारे बच्चों आप यहां तरीके से लिख सकते हैं। मान लो बहुत से कार्नोट इंजन हैं जो गिवन सोर्स और सिंक के बीच में काम कर रहे हैं, चाहे उनकी नेचर ऑफ सब्सटेंस से कुछ भी हो, उनकी एफिशिएंसी बराबर ही रहेगी, क्योंकि नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पर कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड ही नहीं करती। 2 or more Carnot engine working between given source and sink, same efficiency irrespective of nature of working substance। तो प्यारे बच्चों, चाहे आप इस तरह से डिफाइन कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए या इस तरह से कर दीजिए, इन सब का मतलब एक ही है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कार्नोट थ्योरम। अब हम प्रूव करते हैं कार्नोट थ्योरम को।
चलिए फिर एट T1 डिग्री केल्विन और ये सिंक है। एट T2 डिग्री केल्विन। प्यारे बच्चों, ये सोर्स और सिंक, और इसमें हम ये दो इंजन ले रहे हैं। एक इंजन A है और एक इंजन B है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे, प्रूव करना है हमें। लेट अस सपोज दैट या कंसीडर टू इंजन्स वर्किंग बिटवीन द गिवन सोर्स एंड सिंक। A and B are two engines working between given source and sink। प्यारे बच्चे देखिए, कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि कोई भी जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमेशा दूसरे जो इंजन्स होते हैं जो गिवन सोर्स और सिंक के बीच में काम करते हैं उससे हमेशा ज़्यादा रहती है। हम यहाँ क्या करेंगे, उल्टा सपोज करके चलेंगे कि ऐसा क्या हो जाएगा। मान लो जो इरिवर्सिबल इंजन है जो उसी सोर्स और सिंक के बीच में काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। फिर देखते हैं किन नियमों का यहाँ वायलेशन हो रहा है और वो चीज़ संभव है भी कि नहीं है। अगर वो संभव नहीं है तो हमारी जो सुपोजिशन है, जो हम मान के चलेंगे, वो गलत हो जाएगी। यानी कि यहाँ हम ये मान लेते हैं कि जो ए इंजन है ये यहाँ पर इरिवर्सिबल इंजन है और जो बी इंजन है ये रिवर्सिबल इंजन है। यानी कि हम ये भी मान लेते हैं ए इज दी इरिवर्सिबल सिविल इंजन और बी जो है ये मान लो रिवर्सिबल इंजन है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा कार्नोट इंजन जो है वो रिवर्सिबल इंजन है। कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि ये जो रिवर्सिबल इंजन है इसकी एफिशिएंसी इरिवर्सिबल इंजन जो कि गिवन सोर्स और सिंक के बीच में काम कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस हमेशा ज़्यादा रहती है। यानी कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और इसकी एफिशिएंसी कम होगी इसके कंपैरेटिवली। हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसा क्या हो जाएगा। हम तो मान लेते हैं कि ये जो इरिवर्सिबल इंजन है ना इसकी एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा है। ये हम सपोज करके चलते हैं, ये देखते हैं कि ऐसा होगा क्या, कि हमारी सपोजिशन सही है या गलत है। अगर तो सही है फिर अलग बात होगी और अगर हम गलत होंगे तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी ही किसी भी दूसरे इंजन से जो गिवन सोर्स और सिंक के बीच में काम करती है उससे ज़्यादा रहती है। यानी कि लेट अस suppose that the efficiency of irreversible engine ये हम सपोज कर रहे हैं, पता नहीं हम जो मान रहे हैं वो चीज़ सही होगी नहीं, आगे चल के पता चल जाएगा। इंजन is greater than reversible engine working between the given source and sink, working between given source and sink। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मेरे साथ साथ समझते जाएं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। शर्त फिर यही है कि मन लगा कर, जब हम किसी कार्य को मन लगा कर नहीं करते हैं, फ्री होकर नहीं करते हैं, शौक के तौर पर करते हैं, एक फॉर्मेलिटी की तरह करते हैं, तो फिर आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर वो आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा। आपको फ्री टाइम है तभी इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन को तैयार करें और उस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, धीरे धीरे देखें, अपने नोट्स बनाते हुए देखें,
कभी आपको ये आर्टिकल तैयार हो जाएगा। अगर पूरा भी लेक्चर ध्यान से देख लिया तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये आर्टिकल जो 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव द कार्नोट थ्योरम, वो तैयार हो जाएगा और पूरा अच्छा बढ़िया लिख के आएंगे। चलिए हम लोग मान रहे हैं कि एफिशिएंसी जो है इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा है, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन दिस। ये हमने सपोज किया है प्यारे बच्चों, यानी कि जो कार्नोट थ्योरम में जो कहा गया था उससे जस्ट उल्टा हमने यहाँ प्रूव कर लिया है। कार्नोट थ्योरम कह रही थी कि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी किसी भी दूसरे इंजन से ज़्यादा होती है बशर्ते वो गिवन सोर्स और सिंक के बीच में काम करते हो। हमने कहा नहीं, हम मान के चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द इरिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन। ये हमने सपोज कर लिया है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि एफिशिएंसी की डेफिनेशन हम पहले से ही पता है, पिछले लेक्चर्स में हम इसको पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से Q1 हीट इंजन ने ली, ये क्या है एफिशिएंसी, इनकी बात कर लेते हैं। लेट Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, amount of heat taken from source at temperature। प्यारे बच्चों, अब हम एफिशिएंसी जो है उसको डिफाइन करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, और इसने फिर क्या किया, W वर्क किया। W इज द वर्क डन परफॉर्म बाय दिस इंजन। इंजन ने कितना काम किया, W वर्क कर लिया। जो हीट ली थी उस हीट से कुछ तो W वर्क कर लिया, और फिर जो बच गई वो सिंक को ट्रांसफर कर दी, ये देखिए, और ये हो गई Q1 माइनस W। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिजेक्टेड टू द सिंक एट टेम्परेचर T2, यानी कि W is the work done by the engine A, and Q1 minus W amount of heat rejected to sink at T2 डिग्री केल्विन। अब प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी। देयरफॉर Na इक्वल टू, ये जो हमने W तो वर्क लिया और Q1 हीट, यही तो कहा था। इस इंजन ने काम कितना किया, W, हीट कितनी ली सोर्स से, Q1, तो एफिशिएंसी क्या होती है, इन दोनों का रेशियो ही तो होती है, तो Na क्या होगी, W बाई Q1। ये चीज़ हमें पता चलिए। अब हम इंजन B की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए इसने कितनी हीट ली, Q1 डैश, वर्क कितना परफॉर्म किया इसने, W, और फिर सिंक को हीट कितनी रिजेक्ट कर दी, Q1 डैश माइनस W। यानी कि ये बात हम यहां पर भी लिख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। Q1 डैश इज द अमाउंट ऑफ हीट टेकन और एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स एट T1 डिग्री केल्विन। W is the work done by engine B, and then जो बच गया है Q1 डैश माइनस W is the amount of heat rejected to sink at T2, और देयरफॉर इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इंजन बी की, क्योंकि तो हम भी W लिख लेते हैं, और कितनी हीट इसने सोर्स से ली, Q1 डैश, यानी कि ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही तो एफिशिएंसी होती है। ये आगे, ये हमारी इंजन ए के लिए है, ये इंजन बी के लिए, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं क्या कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी, जबकि ए इरिवर्सिबल इंजन है, बी रिवर्सिबल इंजन है। हम उल्टा सपोज करके चले हैं, देखते हैं क्या होता है। बट ये देखिए, एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए ए के स्थान पर हम लोग लिख रहे हैं कि W बाई Q1 इज ग्रेटर देन, ये देखिए
एफिशिएंसी ए के स्थान पर हमने ये लिख दिया है, इज ग्रेटर देन W बाई Q1 डैश। W से W कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ हम कह सकते हैं कि Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1। ये देखिए, जब इसको हम लेफ्ट साइड में ले गए, इसको राइट किया गया, यानी कि यहाँ हमें एक और बात का पता भी चल गया जो हमें कि ये जो Q1 डैश है ये Q1 से ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा हीट ले रहा है, ये कम हीट ले रहा है। ये चीज़ इसका अभी हम यूज करेंगे। यहाँ तक अब हमें समझ में आ गया है, मतलब आपस में जोड़ देते हैं लाइक दिस। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ कपल टू इंजन्स, ये जो दो इंजन थे उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, कपल कर दिया है, जोड़ दिया है टुगेदर, एक साथ, और इस तरह से सच दैट इंजन बी इज ड्राइवन बाई इंजन ए। मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, इस इंजन बी को चलाने का काम इंजन ए कर रहा है। ये देखिए, ये इरिवर्सिबल इंजन है, ये बी को ये चला रहा है। यानी कि यहाँ पर अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंजन बी है ये एक तरह से रेफ्रिजरेटर की तरह एक्ट कर रहा है, जिसको कौन चला रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं, ये इंजन ए ही चला रहा है। दैट इज, आप इसको ये कह सकते हैं कि इंजन बी एक्ट एज रेफ्रिजरेटर, एज ए रेफ्रिजरेटर एक्ट कर रहा है, जिसको कौन चला रहा है, ए। अब इस इंजन ए की पहले बात कर लेते हैं। ये देखिए, फोर इंजन ए, यहीं से शुरुआत करते हैं दोबारा से। Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितनी हीट ली इसने, Q1। W इज द वर्क डन बाई इट, एंड Q1 माइनस W हीट रिजेक्ट टू द सिंक। वही बात अब हम दोबारा कर रहे हैं, बस इस बार अंतर क्या है, हम इन दोनों को कपल कर लिया है। यानी कि फॉर इंजन ए, Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed from source at T1 डिग्री केल्विन, और W क्या है यहाँ पर, इट इज द वर्क डन। मेरे साथ साथ देखिए, एक बड़ा आर्टिकल है, 5 नंबर का आर्टिकल पूछा जाएगा, तो इसकी स्टेटमेंट और इसको प्रूव करना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। इज द वर्क डन बाई इट, इसने W वर्क किया, और Q1 माइनस W, ये देखिए, ये मैं पहले भी लिखा था, Q1 माइनस W इज अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू सिंक। ये सिंक को हीट रिजेक्ट कर दी एट टेम्परेचर T2। अब देखिए, जो हीट इसने सिंक को रिजेक्ट की थी, यानी कितनी, Q1 माइनस W, उसी हीट में से, क्योंकि इसको चलाने का काम यही कर रहा है, इसको कहीं बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है, तो जो हीट इसने सिंक को दी थी उसी में से कुछ हीट लेता है और W वर्क करता है। ये देखिए, अब इसमें से जो हीट इतने कितनी दी थी, Q1 माइनस W, उसमें से Q1 डैश माइनस, ये देखिए, इतनी हीट ये इंजन सिंक से लेता है, W वर्क करता है, और फिर बाकी बची हुई हीट जो है वो सोर्स को ट्रांसफर कर देता है। ये देखिए, मैं वही बात लिख रहा हूं। नाउ इंजन, हम बी इंजन की बात करते हैं। इंजन बी एब्जॉर्ब Q1 डैश माइनस W हीट, देखिए जो हीट इसने दी थी उसमें से इतनी हीट लेता है, हीट फ्रॉम सिंक, ये सिंक से ले रहा है एट टेम्परेचर T2 डिग्री केल्विन। W वर्क इज डन बाय इट, और इसने W वर्क किया,
W वर्क इज डन, इतना वर्क किया। अब जब इतना वर्क किया तो कितनी हीट रिजेक्ट कर दी आप वो देख सकते हैं। एंड Q1 डैश माइनस W प्लस W, इतना वर्क कर दिया। और फिर जो बच गया, कितना बच गया आप देख सकते हैं, W से W तो कैंसिल हो गया। Q1 डैश, ये Q1 डैश रिजेक्टेड टू द सोर्स एट टेम्परेचर T2, rejected to source at T2 डिग्री at T1 डिग्री केल्विन। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए, हमने दोनों इंजन्स की बात कर ली। अब नेट हीट सिंक से सोर्स को कितनी सप्लाई हुई, दिस माइनस दिस। नाउ नेट हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, देखिए सिंक से सोर्स की तरफ, फ्रॉम सिंक टू सोर्स इज, ये प्यारे बच्चों देखिए कितनी हो जाएगी, दिस माइनस दिस, यानी कि Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 प्लस W। और ये देखिए कितनी आ जाएगी, W से W तो कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया है Q1 डैश माइनस Q1, यानी कि इतनी हीट ट्रांसफर हो रही है सिंक से सोर्स की तरफ। और ये राशि देखिए, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि Q1 डैश Q1 से ज़्यादा है, यानी कि ये तो एक पॉजिटिव राशि आ रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब ये हुआ है सिंक से सोर्स की तरफ अपने आप हीट ट्रांसफर हो रही है। कहाँ से, लोअर टेम्परेचर से जो कि कोल्ड बॉडी है, वहाँ से हॉट बॉडी की तरफ अपने आप, क्योंकि इस इंजन को हमने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दिए, यहीं से इसने यहीं से हीट ली, इससे यहाँ पर हीट सप्लाई होगी, उसी से हीट लेकर के चला और हीट को सिंक से सोर्स की तरफ हीट ट्रांसफ़र कर रहा है अपने आप। जबकि ये कोल्ड बॉडी है, ये हॉट बॉडी है, यानी कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अपने आप हीट सप्लाई हो रही है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता से। या यूँ कह सकते हैं पानी नीचे से छत पर अपने आप जा रहा है बिना किसी मोटर की सहायता से। क्या ये संभव है? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही तो स्टेटमेंट थी, अपने आप कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1, तो हम यही बात कहेंगे, इट मीन्स हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम colder body to hotter body by itself without aid of external agency। इस तरह से आप लिखेंगे। यानी कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अपने आप हीट ट्रांसफर हो रही है। एंड आप जानते हैं अगर ऐसा हुआ तो एक लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका यहाँ उल्लंघन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। और हम यही यहाँ लिखेंगे, इट इज वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट मीन्स या तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत है या फिर हम गलत हैं क्योंकि वो लॉ बिल्कुल प्रूव्ड है, वो गलत हो नहीं सकता, इसलिए हम ही गलत हैं। यानी कि जो हम सुपोज करके चले थे कि एफिशिएंसी ऑफ द इरिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द गिवन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, ये ज़्यादा होगी
इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा होगी, यह हमारी सुपोजिशन थी और हम गलत थे। वो हम अपने आप को ही गलत, आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। क्या मान के चले थे हम? दैट एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द गिवन सोर्स एंड सिंक। ये ज़्यादा लेके चले थे, इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी, इसका उल्टा जो पहले था कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी इरिवर्सिबल इंजन। इसीलिए हम ये बात कहेंगे, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन यानी कि बी इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, यानी कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल इंजन या किसी भी दूसरे इंजन से ज़्यादा रहती है वर्किंग बिटवीन द गिवन सोर्स एंड सिंक। और यही तो है हमारी कार्नोट थ्योरम, यही तो हमने आपको स्टेटमेंट में बताया था। तो दिस प्रूव दी कार्नोट थ्योरम, आप यही लिखेंगे, प्रूव दी कार्नोट थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आप अपने पिछले 10 ईयर्स उठा करके देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव दी कार्नोट थ्योरम। और आपको इसकी स्टेटमेंट भी समझ में आ गई होगी और इसको प्रूव भी आपने कर लिया होगा। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो बच्चे सिंसियर हैं, जिनको पता है कि हमें कितने मार्क्स अचीव करना है, उन्होंने इस पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा और 100% उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अब अगर आपको ये समझ में आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दी, ताकि मेरी तरफ आपका फीडबैक आए, और इसे शेयर भी कर दें अपने अच्छे स्टूडेंट्स, अपने अच्छे जो साथी हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा लें। और मेरा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस फिजिक्स को इजी बनाना और इसे समझाना है, और उस लक्ष्य में आप ज़रूर हेल्प करें इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। जो सिलेबस है वो आपका करवाना है पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस, इसके तमाम न्यूमेरिकल्स और कैसे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, मोटिवेशन आपको हम इस तरह से देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल।